नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। आज जिस शख्स की मुलाकात आपसे हम कराने जा रहे हैं, उनका योगदान की अगर पहले बात की जाए, क्योंकि आज के समय में हम एक नए भारत को देखते हैं, एक ऐसा भारत जो पूरे विश्व को राह दिखा रहा है। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हमारे देश में एक आवश्यकता जो है वो नजर आई कि कैसे हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें एक बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे जो कौशल विकास है उसका काम किया जा सकता है। और आज हम देख सकते हैं कि उसके जो परिणाम हैं वो भी लगातार हमारे सामने नजर आ रहे हैं, और कैसे ये जो कोशिश है रुकी नहीं है बल्कि और बेहतर होती जा रही है। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आपको बता दें, क्षमता विकास आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे, जब हम भारत की बात करते हैं, अपने देश की बात की जाए, तो हमने देखा किस तरह का बड़ा बदलाव पिछले एक दशक में यहाँ नज़र आता है। इसमें जब हम मिशन कर्मयोगी को देखते हैं, किस लक्ष्य को लेकर इसकी शुरुआत की गई? ये जो मिशन है ये 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ये विज़न था कि विकसित भारत के जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो हमने अपने आप को दिया है और 2047 तक हम किस तरह से अपने भारत को देखना चाहते हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे लोक सेवक निभाते हैं। उन लोक सेवकों को, जिनको हम सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उनमें जो क्षमता है गुणवत्ता युक्त सर्विस अपने नागरिकों को देना, वो बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाएगी। जब तक हमारे लोक सेवक उस क्षमता के साथ कार्य नहीं करते, विकसित भारत का जो भी लक्ष्य है उसको पूरा हम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऑलमोस्ट ये एक मिशन के रूप में ये देखा गया कि हमारे जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, करीब 3.5 करोड़ के लगभग हैं, जो राज्यों को मिला के और भारत सरकार में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अटैच्ड ऑफिसेस हैं, CPSUs हैं, इन सभी के जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इन सभी को उस तरह की क्षमता दी जाए जो एक केवल जो एपिसोडिक ट्रेनिंग हम बोलते हैं कि आपने 30-36 साल की नौकरी आए, आपको उस नौकरी में 3 बार शायद हम ट्रेनिंग दे पाएँ, उस तरह की ट्रेनिंग से मूव करते हुए एक बहुत मूलभूत परिवर्तन करते हुए ये सोचा गया कि इन लोगों का जो क्षमता है वो एपिसोडिक ना हो के हमेशा की तरह रोज़मर्रा के काम में भी उनको उस तरह का एक क्षमता प्रदान किया जाए। और इसी के आधारित, इसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को स्थापित किया गया, जिसका हम अभी अप्रैल 2 से 8 तक स्थापना दिवस मना रहे हैं। एक सप्ताह के रूप में साधना सप्ताह मना रहे हैं। और उसी के आधार पर फिर ये IGOT ट्रेनिंग का एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया। तो इन सभी का जो लक्ष्य है, विकसित भारत में हमारे पब्लिक सर्वेंट्स अपनी पूरी योगदान दे सकें ताकि उन लक्ष्यों की पूर्ति गुणवत्ता के साथ किया जा सके, ये उद्देश्य रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम CBC की बात करते हैं, आयोग की किस तरह की कार्यशैली रहती है और किन उद्देश्यों को लेकर आयोग जो है वो काम कर रहा है? मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत ये पहला स्टेप था जो अप्रैल में आयोग को स्थापित किया गया। कमीशन एक थिंक टैंक है, एक स्ट्रैटेजिक बॉडी है जो स्ट्रैटेजी और पॉलिसी फ्रेमवर्क निर्धारित करती है कि उस क्षमता को हमारे सारे लोक सेवकों तक किस तरह से पहुंचाना चाहिए, उसका मानक स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, लर्निंग किस तरह से देना चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंसीज में क्या गैप्स हैं, उन कॉम्पिटेंसीज के गैप्स को एड्रेस करने के लिए किस तरह के कोर्सेस हमें देना चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग हमें उनको हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से देना चाहिए। इन सभी को हम कहते हैं डिमांड, डिज़ाइन और डिलीवरी। क्या डिमांड है उसको समझना, उस डिमांड के अनुरूप क्या कॉम्पिटेंसीज क्षमता चाहिए, उसके अनुरूप किस तरह के हमें डिज़ाइन बनाना चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एक तरफ और ऑनलाइन हमारा सिस्टम जो IGOT का हम एक ऑनलाइन सिस्टम बना चुके हैं, जिसमें लगभग आज 1.5 करोड़ से अधिक हमारे लोक सेवक उसमें रोज़ ऑनलाइन कोर्सेस प्राप्त करते हैं और उन ऑनलाइन कोर्सेस के आधार पर अपने रोज़मर्रा का कार्य भी निभाते हैं। तो इन सभी का क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, किस तरह का फ्रेमवर्क होना चाहिए, राज्यों के साथ हमारा किस तरह का पॉलिसीज़ में उनके परिवर्तन के लिए किस तरह का सपोर्ट देना चाहिए, इन सब में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एक एंकर,
एक लीडर की तरह काम करता है, जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मदद करता है। फिर उनका जो क्रियान्वयन होता है वो राज्यों को करना है, या आईगॉट में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको करना है। आईगॉट का जो एसपीवी है उन कोर्सेज को क्रिएट करता है। तो कमीशन का दो ढंग से कार्य है, एक वो फ्रेमवर्क्स निर्धारित करता है, पॉलिसी निर्धारित करता है, और दूसरा उन पॉलिसीज़ का क्रियान्वयन, समन्वयन और अनुपालन तीनों हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो किस तरह से उसको सुनिश्चित किया जा सके, ये उसकी भूमिका रही है। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम मिशन कर्मयोगी को देखते हैं, एक महत्वपूर्ण पहल, कैसे इस पहल की जो शुरुआत है वो हुई, कहाँ से जो बात है वो शुरू हुई, और किस तरह की आवश्यकता हमें इसकी नज़र आ रही थी जिसके बाद जो अहम पहल शुरू की गई? जैसे मैंने बताया आपके, जो आज के तारीख में जिस तरह से टेक्नोलॉजी, एआई के युग में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका रहती है पब्लिक सर्विसेज को अपने नागरिकों तक पहुंचाने का, और ये परिवर्तित बहुत जल्दी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक ये है टेक्नोलॉजी। और उसकी वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे हर कार्य क्षेत्र में है, इसलिए वो जो डायनामिज्म आपके क्षमता में होनी चाहिए, वो 7 साल के बाद, 8 साल के बाद जो हम ट्रेनिंग देते हैं अपने लोक सेवकों को, उससे पूरा नहीं होता। वो एपिसोडिक ट्रेनिंग के साथ साथ आपको उनको रोज़मर्रा अपना काम करने में, एक बदलते परिवेश को डायनेमिकली हैंडल करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप उन ट्रेनिंग को, उन कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स को, उनको एक ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से, जहां वो एनी टाइम एनीवेयर बेसिस पे, जिस तरह से आप बहुत सारे डिजिटल सर्विसेज का उपयोग लेते हैं, उसी तरह से उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशनल, परिवर्तनीय एक लक्ष्य था। इस वजह से जो ट्रेनिंग का पूरा इकोसिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नेंस के क्रिएट किए गए, एक नया पूरा डेडिकेटेड फुल टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया, जो इन परिवर्तनशील इकोसिस्टम को समझते हुए अपने पब्लिक सर्वेंट्स को किस तरह से क्षमता प्रदान किया जा सके उस पे सोचे। उस सोच के आधारित पर क्या ऑपरेशंस होना चाहिए, उसको ऑपरेट करने के लिए आपने एक एसपीवी हमने बनाया, जिसको आईगॉट कर्मयोगी भारत कहते हैं, जो उसको एनी टाइम एनीवेयर कोर्स कंटेंट प्रदान करता है। वो भी कोर्सेज ऐसे होते हैं जो हर 3 महीने में, हर 6 महीने में हम अपडेट करते रहते हैं। एआई को ला रहे हैं, एआई के एजेंट्स को कैसे यूज़ करना है, और जैसे जैसे एआई का एक और बृहद स्तर पर स्केल अप होगा, उसके लिए भी लोक सेवकों के अंदर जिस तरह की क्षमता देनी चाहिए, उस क्षमता को भी हम लाने के लिए अभी बहुत फोकस्ड एरियाज़ के साथ हम प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने बताया कि आवश्यकता थी बदलाव की, और खासतौर से प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करते हैं किस तरीके से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, वो बदलाव हम देखते हैं। लेकिन इस मिशन कर्मयोगी के तहत अगर देखा जाए, इतने वर्ष अब इसको हो चुके हैं, किस तरह का बदलाव जो है वो देखा गया? जाहिर तौर पर जो कौशल विकास है, जो क्षमता निर्माण है, वो तो हमने देखा ही है, लेकिन अगर देखा जाए किस तरह का और एक अहम बदलाव जो है वो उसके चलते आपको नज़र आता है? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह का हम अपने नागरिकों को देखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्योंकि पहले हम नागरिकों को सेवा इस तरह से प्रदान करते थे जैसे हमारा हक है, जिस तरह से हम देना चाहें वैसा देंगे। पर जो परिवर्तन पिछले 1 दशक से ऊपर हुआ है, वहाँ पे नागरिक देवो भव वाले मंत्र में हम चल रहे हैं, जहाँ सिटीज़न को सर्वोपरि माना गया। जब आप सिटीज़न को सर्वोपरि मान के सेवा प्रदान करते हैं, तो सेवा भाव का जो आपके अंदर वो एक भाव होना चाहिए, हर पब्लिक सर्वेंट को अपने नागरिक को सब सर्वोत्तम मानते हुए, सर्वोपरि मानते हुए, जिस सेवा भाव के साथ आपको सेवा देना है, उस पूरे बिहेवियरल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे विचार से मिशन कर्मयोगी का एक बहुत बड़ा योगदान अभी तक भी रहा है। और इसी को हम अभी के हमारे साधना सप्ताह में बहुत बृहद स्तर पर, नेशनल स्तर पर लॉन्च करने वाले हैं, जहां आप इंफॉर्मेशन नॉलेज के साथ साथ एक बिहेवियरल में भी, उनके बर्ताव में भी, सोचने के जो ढंग है, नागरिक को किस तरह से हम देखते हैं, अपने आप को लोक सेवक के रूप में हम किस तरह से पहचानते हैं, हम उस सेवा भाव को अपने अंदर आत्मीयता से कैसे लाते हैं, और उस सेवा भाव को
हर सेवा जो हम अपने नागरिक को प्रदान करते हैं, क्या उसमें वो झलकता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा बिहेवियरल शिफ्ट इस मिशन कर्मयोगी का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। बिल्कुल, और ना सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि बल्कि अगर हम आम नागरिक के लिहाज से देखते हैं, कैसे वो अपने आप को इस मिशन से जुड़ा हुआ देख सकता है, कैसे उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है? जब पहले हमने ये मिशन शुरू किया था तो हमने सबसे पहले जो सिटीज़न फेसिंग, जो नागरिक उन्मुख होके सेवा प्रदान करते हैं, जैसे रेलवेज है, उनके टिकट काउंटर्स हैं जो पब्लिक से डील करते हैं, उनके साथ एक ये पायलट स्केल में हम लोगों ने शुरू किया था कि हम आपको अगर सेवा भाव के साथ सेवा करने में मदद करते हैं तो क्या उस सेवा भाव के साथ आप जब काम करते हैं नागरिक उसको क्या फील कर सकता है। तो हम उसमें जो फीडबैक लिया गया नागरिकों से कि इन लोगों से जब आप सेवा ले रहे थे पहले और ये सेवा भाव की ट्रेनिंग के बाद आपने लिया, क्या परिवर्तन पाया गया, तो बहुत सिग्निफिकेंट रूप से ये परिवर्तन पाया गया। जहाँ पे आप सेवा भाव के साथ नागरिकों को सेवा प्रदान करते हैं वो नागरिकों को छूता है, उनको समझ आती है कि क्वालिटी जो सर्विस है उसमें एक पर्सनल ह्यूमन टच आ रहा है। ये मेरे ख्याल से और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, आज हम एआई के युग में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि एआई अब बहुत सारा काम जो मनुष्य कर रहे हैं वो कर सकता है। उसके बाद भी आज आप एआई समिट जो हुआ है उसमें हमने ये कहा है कि मानव, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारा विजन मानव के रूप में है, मतलब वो जो ह्यूमन लेयर है एआई सर्विसेज को जो हम प्रदान करते हैं उसमें जो ह्यूमन लेयर है वो एम्पैथी का है, सेवा भाव का है। तो मेरे ख्याल से जो गुणवत्ता में बदलाव आएगा वो लोक सेवक के क्षमता वर्धन जो बिहेवियरल को भी लेके चल रहा है इस मिशन के अंतर्गत, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें उनको भी महसूस होगा और हो रहा है, क्योंकि मानवीय व्यवहार जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि एक सेवा भाव जो है वो कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक ढांचे में झलकता हुआ नजर आता है। लेकिन जब हम डिजिटली बात करते हैं, क्योंकि तकनीक का शायद काफ़ी अहम रोल हम यहाँ मान सकते हैं, क्योंकि लगातार एआई का जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तकनीक अभी कोई विकल्प नहीं है हमारे पास कि हम ये कहें नहीं हमारे पास आबादी है, हमारे पास बहुत सारे सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सो मे बी वी शुड नॉट हैव टू मेनी ऑफ टेक्नोलॉजी विद अस। वो एक विकल्प हमारे पास नहीं रहा। तो जब आप कहते हैं टेक्नोलॉजी विकल्प नहीं है तो टेक्नोलॉजी को हैंडल करके उसमें किस तरह से आप वो ह्यूमन लेयर को एक मानवीय बदलाव ला सकते हैं, जो सेवा हम प्रदान करते हैं, जिस तरह से गवर्नेंस काम करता है वो बहुत और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और विशेषकर भारतीय जो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, आप रूरल सेगमेंट्स में बात करते हैं, सोशल सेगमेंट्स में बात करते हैं, इकोनॉमिक सेगमेंट्स में बात करते हैं, जेंडर है, कल्चर है, कॉन्टेक्स्ट है, इन सभी को अगर कोई एक धागे में फिरोता है तो वो लोक सेवक जो ह्यूमन लेयर है गवर्नेंस का वही कर सकते हैं। इसलिए उसकी जो क्षमता होनी चाहिए, जो उसका एम्पैथी होना चाहिए, जो उसकी मानवीय रुख होनी चाहिए, बिहेवियर में हम कैसे उसको ला सकते हैं, उसके समझ में किस तरह से ला सकते हैं, इन सब में जो हमारा प्रयास रहेगा, और प्रयास दिख भी रहा है। आज बहुत सारे हमारे राज्य अपने कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स बना रहे हैं, राज्यों ने भी इस मिशन को पूरी तरह से अपनाया है और बहुत जैसे 1.5 करोड़ ऑलरेडी हमारे यहाँ पे इस गवर्नमेंट ऑनलाइन सिस्टम में आके अपना योगदान कर रहे हैं, अपनी क्षमता का वर्धन कर रहे हैं। वही इस बात का द्योतक है कि लोक सेवकों के जो गवर्नेंस सिस्टम्स में है उसमें भी इस बात का अब एक अपनापन हो गया, ओनरशिप हो गया कि ये बहुत आवश्यक है और मुझे अपने आप को इस स्तर से क्वालिफाई करना है ताकि मैं बेटर डिलीवरी लोगों तक पहुंचा सकूं। जी, यानी एक नए पैरामीटर जो मानक हैं वो हम सेट भी कर रहे हैं इसके ज़रिए। लेकिन राज्यों का आपने जिक्र किया, आमतौर पर यही जो जनता को ये लगता है कि केंद्र की एक अहम पहल है, शायद इसका लाभ वहीं तक सीमित रह जाएगा। लेकिन जो राज्य हैं वो किस स्तर पर और कितने उत्साह के साथ जुड़ते हुए नज़र आते हैं? जैसे कि मैंने कहा, ये भले ही केंद्र का पहल है पर इसकी जो आवश्यकता है वो सभी राज्यों में और हमारे सभी डिपार्टमेंट्स में, सेक्टर्स में, और वो इंडिविजुअल लर्नर्स, जब इंडिविजुअल लर्नर्स, इसमें कोई हमारी कंपलसरी नहीं है, तो जो 1.5 करोड़ से अधिक लोग आके आज पढ़ रहे हैं इसमें, वो अपने आप से आ रहे हैं। तो जो मैंने कहा था ओनरशिप कि ये मेरे लिए आवश्यक है
और मुझे ये मिल रहा है तो इसका मेरे को उपयोग भरपूर लेना चाहिए, एक जिम्मेदारी की। हाँ, तो इसमें किसी तरह का कोई अन्यथा कोई कंप्लायंस, कोई मैंडेटरीनेस इस पूरे स्कीम में नहीं है। जब आप वॉलंटरी ये सब कर रहे हैं और राज्य, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे राज्य, इसमें सारे ही राज्य जुड़े हुए हैं, उनके कर्मचारी अधिकारी सब जुड़े हुए हैं, तो ये फेल्ट नीड है। और उस फेल्ट नीड को क्योंकि हम लोग एड्रेस करते हुए प्रदान कर रहे हैं सेवा इस मिशन के अंतर्गत, तो ये एक बहुत म्यूचुअली इनरिचिंग एक्सपीरियंस हो गया है हम सभी के लिए, राज्यों में जो कार्य करते हैं, यहाँ जो कार्य करते हैं, राज्यों के लीडरशिप, बहुत सारे सीएम्स ने खुद, चीफ मिनिस्टर्स ने इस पूरे मिशन को अपने यहाँ से ऐसी लीडरशिप दी है कि आपके बहुत सारे, जैसे महाराष्ट्र है, यूपी है, इनमें अपने, मध्य प्रदेश है, उन लोगों ने और बढ़ चढ़कर अपने यहाँ से भी बहुत इनिशिएटिव लेके इस मिशन को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल। और लेकिन खासतौर से जैसा आपने जिक्र किया यहाँ पर आयकर कर्मयोगी पोर्टल का, उसका किस तरीके से उपयोग होता है और कैसे, क्या वहाँ भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जब हम डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं तो सरलता भी हो और उसके साथ साथ हम तेज़ी के साथ जब नया सीखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हम सीख रहे हैं उसको जल्दी हमें, शायद हम कह सकते हैं, उसको लागू करते हुए उसका असर भी हमें देखना होता है, क्योंकि ये एनी टाइम एनीवेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो हो सकता है कोई एएसओ नोट को इनिशिएट कर रहा हो किसी सब्जेक्ट में और एक ही हफ्ते पहले उसने वहाँ पे चार्ज लिया हो और उस सब्जेक्ट के बारे में उसको बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो वो तुरंत अपने आईगॉट के पोर्टल में आ सकता है, उस विषय में क्या कंटेंट है वहाँ पे तुरंत उसको वो पढ़ सकता है, अपने आप को कैपेसिटेट कर सकता है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, अच्छा इस विषय में ये है, और उसके हिसाब से फिर अपने जो कार्य है उसको और बेहतर इन्फॉर्म्ड होके, नॉलेजेबल होके वो तुरंत डिलीवर कर सकता है। नहीं तो आप 5 साल पहले जब ये पोर्टल नहीं था, या तो आप किसी सीनियर के पास जाएंगे, उसके पास जब टाइम होगा तब समझेंगे, या आप 10 साल बाद का कोई ट्रेनिंग के लिए वेट कर सकते हैं। समय और अनुभव दोनों ज़्यादा, तो पेस भी है और एज यू नीड भी है और पर्सनलाइज्ड भी है। ये आपकी जो प्रोफाइल है, प्रोफेशनल प्रोफाइल, उसके हिसाब से पर्सनलाइज करके आईगॉट में आपको कोर्सेस मिलते हैं। तो बहुत सारा जो जिस शीघ्रता से आप अपने आपके रोज़मर्रा के कार्य में भी इस पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा वैल्यू है, लाभ है, जिसका हमारे बहुत सारे लोक सेवक अभी भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और आगे चल के मेरे को बहुत आशा है कि लोअर लेवल तक जो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इस सप्ताह के दौरान हम उनके लिए भी मॉड्यूल्स जारी कर रहे हैं जो उनके लैंग्वेज में, उनके लेवल में उनको पहुंचा जा सके। तो हमें ये आशा है, विश्वास है कि नीचे के ग्रास रूट स्तर तक आपको इतने सारे कर्मचारियों को डेमोक्रेटाइज करते हुए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म देने का भी मौका मिल रहा है। जी, और आपने बताया कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो विशेष अब रहने वाला है, साधना सप्ताह के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या कुछ खास इस बार साधना सप्ताह जो है उसमें हमें नज़र आएगा? इस बार का साधना सप्ताह हमारे 5वां साल का फाउंडेशन स्थापना दिवस है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, उसके साथ हमने इसको जोड़ा हुआ है। और इस सप्ताह का जो आगाज़ हम कर रहे हैं वो नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ मिशन कर्मयोगी से कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, जहां एक और हम इस बात का सेलिब्रेट तो करेंगे कि 5 वर्ष में हमने क्या उपलब्धि की है, पर साथ साथ आगे के 5 वर्ष में हमें किस तरह का अपने कार्य को बढ़ाना है, किस तरह का रोड मैप हमें बनाना है। हर एक स्टेक होल्डर अपना एक लक्ष्य तय करे ताकि अगले 5 साल भी हम सब एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से इसको आगे ले जा सके। और साथ ही हर लर्नर को हम कह रहे हैं कि कम से कम 4 घंटे का लर्निंग इस सप्ताह के दौरान करें। अप्रैल है आपका, मार्च फाइनेंशियल ख़त्म हो गया, एक नई ऊर्जा के साथ हम नए वर्ष में प्रारंभ कर रहे हैं, तो एक रिफ्रेश, रिकनेक्ट, रीअफर्म, इन सब मंत्रास को लेके हम उस सप्ताह में ये सभी हमारे लोक सेवकों से आग्रह करेंगे कि एक सप्ताह अपने आप को सोचने में, अपने आगे की भूमिका को तय करने में, और उसके लिए जो क्षमता वर्धन आप कर सकते हैं उसको इस सप्ताह के दौरान करेंगे तो हो सकता है आपका पूरा साल और अच्छी ढंग से सेवा करते हुए निकले। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस दौरान हम मान सकते हैं जो ख्याल है इस बात का भी रखा जाएगा कि विकास और उसके साथ साथ विरासत भी,
क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं तकनीक तो है ही, टेक्नोलॉजी है, लेकिन ट्रेडिशनली भी हम काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि भारत जिस तरह का देश है, यहाँ पर विविधता जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। उस लिहाज से अगर देखें, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जो हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर है, उस धरोहर में सेक्टर वाइज भी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इकोनॉमी में, फाइनेंस में, कम्युनिटी गवर्नेंस, हर सेक्टर के बारे में एक ज्ञान छुपा हुआ है। उस इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम किस तरह से हमारे जो पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है उसमें किस तरह से एम्बेड करें, ऐसा नहीं कि उसको अलग से रखें, पर उस ज्ञान को, उस धरोहर को और उस विजडम को किस तरह से हमारे पूरे लर्निंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग के क्षेत्र में एक तरह से छाप करते हुए हर जो प्रयास कैपेसिटी बिल्डिंग का हो उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को एम्बेड किया जाए, ये हमारा प्रयास रहा है और बहुत हद तक हम इसमें सफल भी हुए हैं। पर इसको और ज़ोरदार तरीके से हम आगे ले जाएंगे, जो ऑल्सो एड्रेसेस डीकॉलोनाइजेशन, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री बात करते रहते हैं। वो भी हमारा लक्ष्य है कि एक डीकॉलोनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग, जिसमें हम अपने आप के धरोहर को देखते हुए अपने ज्ञान को हमारे लोक सेवा में किस तरह से प्रयोग करें, इसका भी हम ध्यान रखें। जी बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है मैम कुछ चुनौतियां जो हैं वो यहाँ पर भी हैं, और कैसे उनका जो समाधान है उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जाते हैं? देखिए, चुनौतियाँ ये तो होता ही हमारे पास है, पर जो डाइवर्सिटी है, जो रेंज है, सेक्रेटरी जो स्ट्रैटेजिक लेवल में पॉलिसी बनाता है उससे लेके जो आंगनवाड़ी वर्कर जो नागरिक से सीधे सीधे संपर्क करती है, इस पूरे रेंज को अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, अलग कॉन्टेक्स्ट, इन सब में किस तरह से पर्सनलाइज करके क्षमता वृद्धि करें, ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। और इसमें मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी हमें बहुत मदद भी करती है जी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को कैलिब्रेटेड किस तरह से यूज़ करें और उस कैलिब्रेटेड यूज़ के साथ क्षमतावर्धन नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए अपने लोक सेवकों में करें, ये हमेशा एक चुनौती और अपॉर्चुनिटी दोनों। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा, हालांकि मेरे पहले सवाल में आपने उसका जिक्र किया था, विकसित भारत विज़न की जब हम बात करते हैं, किस तरह का महत्वपूर्ण योगदान जो है वो मिशन कर्मयोगी का हम देखेंगे आने वाले समय में? जैसे मैंने कहा, विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो बहुत ही एस्पिरेशनल है, बहुत आशावादी है, और भले ही हम कह रहे हैं 2047 तक पूरा करेंगे, पर बहुत सारे लक्ष्य ऐसे हैं जो हमें अगले 2 साल में करना है, अगले 5 साल में करना है। इसलिए वो जो लक्ष्यों की प्राप्ति है वो मूलतः इस पर निर्भर है कि हमारे जो लोक सेवक हैं उनकी क्षमता क्या है। जब तक हम अपने, वो हमारे हाथ हैं, गवर्नेंस के हाथ हैं, अगर वो हाथ नहीं चलेंगे उस तरह से, तो वो उस यू कैन नॉट चिजल एंड कॉन्टूर द विकसित भारत गोल्स। तो उस विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना मतलब हमारे लोक सेवकों के अंदर उस तरह की क्षमता वर्धन करना जिससे कि ये हमारे लिए संभावित हो सके। इसलिए मुझे लगता है मिशन कर्मयोगी बहुत बहुत महत्वपूर्ण, एक मिशन क्रिटिकल है विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। तो बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहाँ निभाता हुआ नज़र आएगा जब मिशन कर्मयोगी की भी बात कर रहे हैं। और इसी के चलते हम देखेंगे, ना सिर्फ अभी तक हमने देखा किस तरह का बड़ा बदलाव नज़र आया, बल्कि आने वाले समय में भी एक बड़ा बदलाव जो है, नए भारत का बड़ा बदलाव जो है वो हम देख सकेंगे, जो कि इस भारत को विकसित भारत की तरफ अग्रसर करता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए खास मुलाकात में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।